अब यहाँ पर अपन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं कि जब आपको टॉर्जन के लिए जब आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा तो वहाँ पर स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं डिज़ाइन फॉर टॉर्जन, डिज़ाइन फॉर टॉर्जन। ठीक है, बेसिकली आपको क्या क्या गिवन रहेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर गिवन रहेगा, आपको बेंडिंग मोमेंट पता होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, आपको यहाँ पर शियर फोर्स दिया रहेगा और सिमिलरली आपको यहाँ पर टॉर्जनल मोमेंट भी आपको गिवन होगा। क्यों टॉर्जनल मोमेंट यहाँ पर एडिशनल क्यों है, क्योंकि हम बेसिकली टॉर्जन के लिए पढ़ रहे थे, इसके पहले हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बारे में नॉलेज होती थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, हमें टॉर्जनल मोमेंट के बारे में भी हमें यहाँ पर पता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे, हम फैक्टर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब mu निकाल लेंगे। mu कितना हो जाएगा 1.5 इंटू m। सिमिलरली फैक्टर्ड शियर फोर्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं। ये क्या आपके पास फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं mu हम ये निकालेंगे कितना 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फैक्टर्ड अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं तो vu भी अपन निकालेंगे कितना 1.5 v हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं फैक्टर्ड टॉर्जन मोमेंट की बात करूं, टॉर्जन मोमेंट की बात करूं तो आप यहां से tu भी निकाल लेना, वो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू टी। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आते हैं, कौन कौन से, आपको यहां पर निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट शियर फोर्स। अब इक्विवेलेंट शियर फोर्स का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पहले अभी हम जब भी शेयर वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, हम वहां पर सिर्फ फ्लेक्सुरल शेयर के बारे में ही हम एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बोला था कि फ्लेक्सुरल शेयर तो आएगा ही आएगा, साथ में टॉर्जनल शेयर भी आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। तो अगर मैं यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहां पर V इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, या फिर मैं उसको डिनोट करता हूं VE से। ठीक है, हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा V इक्विवेलेंट। अब ये जो V इक्विवेलेंट होगा ये आप पहले हमेशा VU के नाम से ही पढ़ते थे, कोई भी चीज को हम एनालिसिस करते थे, चाहे वो शेयर स्टिरअप्स के बारे में पढ़ रहे थे या फिर बॉन्ड स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, कहीं पर भी अगर शेयर फोर्स का टर्म आ रहा था तो हम सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते थे, शेयर फोर्स को हम VU से ही रिप्रेजेंट करते हैं। VU क्या होता है आपका फ्लेक्सुरल शेयर होता है, मैंने आपको बताया था शेयर 3 टाइप के होते हैं, तो हम वहां पर सिर्फ फ्लेक्सुरल शेयर के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक और क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज योर टॉर्जनल शेयर। ठीक है, यहां पर एक चीज और आ जाएगी, कौन सी, दैट इज योर टॉर्जनल शेयर। तो IAS कोड ने इसका आपको फॉर्मूला दिया है टॉर्जनल शेयर का, कितना है वो, दैट इज योर 1.6 TU अपॉन B। TU क्या है आपके पास, TU है आपका जो टॉर्जनल जो टॉर्जन जो मोमेंट आया है आपका, दैट इज योर TU। समझ में आया। हम यहां पर जो टॉर्जनल शेयर जो लिखेंगे उसका फॉर्मूला आपको IAS कोड ने दिया है कितना 1.6 TU बाय B। तो अब आप कहीं पर भी अगर आप शेयर फोर्स का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर VU का यूज नहीं करेंगे, आप वहां पर किसका यूज करेंगे, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स का यूज करेंगे, जिसमें आपका टॉर्जनल शेयर भी क्या होगा आपके पास इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो VU का VE का फॉर्मूला कितना है, VU प्लस 1.6 TU बाय B। सिमिलरली इक्विवेलेंट शेयर फोर्स तो हमने यहां पर देख लिया, हमें यहां पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज योर ME। ठीक है, ये क्या आपके पास, चलिए डिजाइन करना सिखा रहा था ना, मैं डिजाइन बता रहा था, इसको आप बोल दीजिए दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। सेकेंड जो आ रहा है आपके पास स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हम निकाल रहे हैं। अब यहां पर भी सेम क्या होगा, आपका जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका पहले सिर्फ हम क्या देखते थे, फ्लेक्सुरल बेंडिंग मोमेंट ही देखते थे, लेकिन अब यहां पर हमें जो आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टॉर्जन। ठीक है, मतलब यहां पर आपका टॉर्जनल मोमेंट जो आपके पास आएगा, टॉर्जनल मोमेंट जो आपके पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसके टर्म्स में, बेंडिंग मोमेंट के टर्म्स में। तो यहां पर आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो आप लेते थे वो तो है ही, साथ ही साथ आपके पास टॉर्जन के कारण जो बेंडिंग मोमेंट भी आपके पास जो जनरेट होगा उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो ME
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mu प्लस टॉर्शनल मोमेंट को जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं एज अ बेंडिंग मोमेंट में, तो उसको ट्रांसफर के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया है tu अपॉन 1.7 प्लस 1 प्लस डी बाय बी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू टॉर्शन। ठीक है, कौन सा, MUT आप लिख सकते हो, MUT इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। समझ में आया, MUT आप लिख लीजिए, MUT इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। ठीक है, हम यहाँ पर टॉर्शनल मोमेंट को भी हम यहाँ पर यूज निकाल रहे हैं और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, M इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो मतलब हम उसको बेंडिंग मोमेंट के टर्म्स में हम उसको लिखेंगे। यहाँ पर ये जो कैपिटल D लिखा हूं मैं, कैपिटल D इज द ओवरऑल डेप्थ एंड B इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, B इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। समझ में आया, दो चीज समझ में आया कि यहाँ पर आप जो टॉर्जन के लिए आप जो डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले जो आप सिर्फ शेयर फोर्स को सिर्फ आप जो फ्लेक्सुरल शेयर मानते थे, अब वहां पर हमें टॉर्शनल शेयर को भी हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.6 TU अपॉन बी, ये आपकी वैल्यू दे दी गई है। सिमिलरली आप पहले हमेशा जो बेंडिंग मोमेंट आप जो यूज करते थे, अब क्या करना पड़ेगा आपको, टॉर्जन के कारण जो आपके पास जो मोमेंट आ रहा है, उस मोमेंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एज एन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट में हमें यूज करना पड़ेगा। तो ME का फॉर्मूला कितना है, MU तो जो आपका जो दिया रहेगा, मैं आपको बताया MU आपको गिवन रहेगा, यहाँ पर MU आपको पता रहेगा। सिमिलरली टॉर्शनल मोमेंट भी आपको, TU भी आपको गिवन रहेगा। तो जो मोमेंट MU के आपके पास, जो टॉर्शनल मोमेंट को हम कंसिडर करें एज अ बेंडिंग मोमेंट, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करें एज अ बेंडिंग मोमेंट, तब हम ME निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो वो कितना हो जाएगा, TU अपॉन 1.7 1 प्लस डी बाय बी। तो ये दोनों चीज आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप देखोगे तो सिंपल यहीं से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 1 या 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत बार आया भी हुआ है, ऐसा है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं, ये दोनों फॉर्मुलेस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ME और BE, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट शेयर फोर्स। समझ में आया, स्टार्टिंग के 2 स्टेप समझ में आए कि डिजाइन के लिए सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो आपको चाहिए रहती है, हमें वो कौन सी चाहिए रहेगी, इस इफेक्ट के लिए हमें इक्विवेलेंट चाहिए रहेगी, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में आते हैं हम। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर डिजाइन फॉर फ्लेक्चर कर रहे हैं हम। यहाँ पर डिजाइन फॉर फ्लेक्चर में मतलब हमें क्या पता क्या चाहिए, हमें बेसिकली वहां पर हमें चाहिए कि आपका जो इफेक्टिव डेप्थ है, आपके जो क्रॉस सेक्शन का जो इफेक्टिव डेप्थ है वो, और वहां पर आप जो रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट कौन सा, आपका जो फ्लेक्चर के लिए। तो आप एक काम करिए ना, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिए डिजाइन फॉर फ्लेक्चर। ठीक है, ताकि आपका जो आप रीइंफोर्समेंट जो आप डिजाइन करोगे, जो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालोगे, वो कौन सा रहेगा आपका, फ्लेक्चर के लिए, मतलब मेन रीइंफोर्समेंट, स्टिरअप्स की यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए डिजाइन फॉर फ्लेक्चर, डिजाइन फॉर फ्लेक्चर, मतलब जो मॉड्यूल नंबर 2 में हम जो पढ़े थे। ठीक है, डिजाइन फॉर शेयर की बात करूंगा तो मतलब मॉड्यूल नंबर 3, इसी मॉड्यूल में स्टार्टिंग में हम जो शेयर की जो टॉपिक पढ़े थे, स्टिरअप्स जहाँ पे डिजाइन किए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं डिजाइन फॉर फ्लेक्चर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ME किसके बराबर है आपके पास, ME आपके पास बराबर है MU प्लस MUT के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 केस आ जाएंगे। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, केस नंबर अगर मैं 1 की बात करूं, केस नंबर 1 में मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरा जो MUT जो है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, छोटा है किससे, MU से। मतलब जो टॉर्शनल मोमेंट जो आपके पास आया है, जो जिसके टर्म्स में हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, MUT वाला जो फंक्शन है, दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन, वो क्या है आपके पास, फ्लेक्चर से आपके पास कम आया है, फ्लेक्चरल मोमेंट से क्या है आपके पास कम आया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नो नीड ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, आपको यहाँ पर नो नीड ऑफ कंप्रेशन स्टील।
मतलब इसको आप कैसे डिजाइन करोगे, एज अ सिंगली रिइंफोर्स बीम ही आप डिजाइन करोगे। अच्छा, अगर मैं सिंगली रिइंफोर्स बीम की बात करूं तो कैसे निकालते हैं हम, अगर मैं डी रिक्वायर्ड की बात करूंगा, डी रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए आपके पास, मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एम यू लिमिट अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है, या फिर आप क्यू इंटू एफ सी के भी लिख सकते हो। अगर आप क्यू में अगर आप एफ सी के इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कितना होता है वो, क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी। अच्छा, हम ये लिखते थे एम यू लिमिट, लेकिन इस केस में क्या होगा आपके पास, सिंस यहाँ पर हम एक बैलेंस सेक्शन जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम था वैसे तो डिजाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टॉर्जन के लिए इफेक्ट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एम यू लिमिट की जगह क्या यूज करेंगे, एम इक्विवेलेंट, मतलब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का हम यूज करेंगे। क्यू क्या होता है आपके पास, क्यू का फॉर्मूला 0.148, क्यू इक्वल्स टू 0.1138 एंड 0.133। एक बार देख लेना ना, क्यू का यही फॉर्मूला होता है ना, दिस इज योर FE 250, दिस इज फॉर FE 415 एंड दिस इज फॉर FE 500। ये आपका कहाँ पे देखे थे हम, ये हम देखे थे मॉड्यूल नंबर 2 में, डिजाइन फॉर फ्लेक्चर जब हम पढ़ रहे थे, भूल मत जाना ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, हमेशा ये सब काम आता है। तो डी रिक्वायर्ड आप निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ टेंशन जोन पे हमें स्टील चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता था बताइए तो ज़रा, 0.36 FCK B इंटू XU, चल लिमिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल MU की बात कर रहा हूँ, इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर MU लिखूंगा क्या, नहीं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास जो इक्विवेलेंट जो बेंडिंग मोमेंट है हम उसका यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टॉर्जन के इफेक्ट को भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया गया। तो आपके पास जो ME का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा, 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ पर आप ME तो निकाल लिए, ME आपने निकाल लिया कहाँ पर, पहले स्टेप नंबर 2 में आपने ME निकाल लिया था। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको D भी आपने निकाल लिया कहाँ से, D रिक्वायर्ड से, इस वाले फॉर्मूले से, FCK आपको पता होगा, B भी आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से जो कि हमारे पास कंप्रेशन जोन वाला फॉर्मूला है, आप यहाँ से क्या निकाल लेना, आप XU निकाल लेना, आप यहाँ से क्या कर लेना, आप XU की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ से जैसी XU की वैल्यू निकाल लिए, सिमिलरली मैं टेंशन जोन से भी तो मैं निकाल सकता हूँ बेंडिंग मोमेंट, कितना होता है वो 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है। ME का फॉर्मूला कितना होता है 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका कहाँ से निकाला है हमने, कंप्रेशन जोन से निकाला है, कंप्रेशन से निकाला है। क्या होता है M इक्वल्स टू कितना होता है C इंटू लीवर आर्म, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाला है, ये हमने टेंशन जोन से निकाला है। टेंशन जोन में मोमेंट कितना होता है आपके पास, T इंटू लीवर आर्म, तो आपके पास लीवर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 XU, और टेंसाइल फोर्स कितनी होती है आपके पास, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना 0.87 FY इंटू AST। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, आप यहाँ से AST निकाल लेंगे। AST का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए XU आपको नहीं पता था तो XU मैंने कंप्रेशन जोन से मैंने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से AST निकालेंगे, कितना हो जाएगा ME अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो आप यहाँ से क्या कर लिए, आप यहाँ से AST की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर है, समझ में आया। इसी का आपके पास एक और मेथड होता है, कहाँ से आप निकालते हैं उसका, आप डायरेक्ट आप PT से आप निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील से। परसेंटेज ऑफ स्टील से आप कैसे निकालते हैं, इट इज 0.5 इंटू FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU लिखते थे हम, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, M इक्विवेलेंट अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कहाँ से लिख के आ गए, अरे मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ाया था ना मैं, मॉड्यूल नंबर 2 में परसेंटेज ऑफ स्टील का मैंने आपको, आप एक बार निकालिए कॉपी में जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। PT आप कहाँ से निकालते हैं, 0.5 की जगह FCK अपॉन 2FY भी लिख सकते हो, FCK अपॉन 2FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU लिखते थे ना आप, MU या MU लिमिट,
उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। आप चाहो तो पी टी निकाल के उसके बाद यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, ए एस टी भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, mu से आपके पास क्या हो रहा है, कम आ रहा है। लेकिन सिमिलरली केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, डिजाइन फॉर फ्लेक्चर कर रहे हैं अभी, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, केस नंबर 2 में जस्ट इसका अपोजिट केस लेंगे। केस नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास जो मोमेंट आपके पास जो आ रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन, MUT की बात करें हम यहां पर, मैंने क्या बोला, MUT क्या है इस केस में, MUT इज लेस देन क्या है आपके पास, MU है। तो मैंने आपको बोला कि यहां पर हम कंप्रेशन स्टील का हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस अगर मैं बात करूं आपके पास कि MUT आपके पास क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, दैट इज योर MU, MUT इज ग्रेटर देन MU। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, वी नीड टू प्रोवाइड reinforcement, we need to provide reinforcement in the compression zone also, in the compression zone also। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे बना रहे हैं, हम एज अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम हम यहां पर कैसे डिजाइन करेंगे, एज अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम हम यहां पर डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में अगर मैं बात करूं तो वहां पे 2 मोमेंट लेते थे हम। तो सबसे पहला यहां पर मैं लूंगा ME1। ME1 कितना हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली जैसा हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम अभी हम वहां पर डिजाइन किए, MU प्लस MUT से हम यहां पर डिजाइन करेंगे। सेम कंसेप्ट क्या होगा आपके पास, डी रिक्वायर्ड लेंगे हम। डी रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए आपके पास, ME1 अपॉन Q इंटू एफ सी के इंटू बी। ठीक है, Q इंटू एफ सी के इंटू बी। सिमिलरली आप यहां से अगर मैं AST की बात करूं तो AST आप कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले आप मोमेंट निकाल लेना, ME1 इक्वल्स टू कंप्रेशन जोन से 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU। यहां से आप क्या निकालेंगे, आप XU की वैल्यू निकाल लेंगे। आप यहां से क्या कर लिए, XU की वैल्यू निकाल लिए। देखिए आप यहां पर चीजें समझिए कि MUT जो है आपके पास क्या है, MU से ज्यादा है। तो पहले आप ME1 रख लेना। ME1 क्या होगा आपके पास, MU प्लस MUT। तो ME1 से आप क्या करेंगे, XU निकाल लेंगे। सिमिलरली आप ये क्या था, कंप्रेशन जोन से निकाला। अब अगर मैं टेंशन जोन की बात करूंगा तो ME1 कितना हो जाएगा, 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। XU आपने निकाल लिया, ME1 आपको पता है, तो आप यहां से AST1 निकाल लेंगे, मतलब टेंशन जोन के लिए आप AST निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज योर ME1 अपॉन 0.87 FY, ME1 अपॉन 0.87 FY D माइनस 0.42 इंटू XU, D माइनस 0.42 इंटू XU। क्लियर है, तो आप यहां से अभी क्या किए, अभी आप टेंशन जोन के लिए आपने रीइंफोर्समेंट निकाल लिया। अभी आपने क्या किया, यहां से टेंशन जोन के लिए आपने रीइंफोर्समेंट निकाल लिया है। वो किसके बराबर होगा आपके पास, कितने मोमेंट को ले रहा है, वो टोटल कंप्लीट मोमेंट को ले रहा है, दैट इज योर MU प्लस MUT। जितना आपने पहले प्रोवाइड किया था केस नंबर 1 में, सेम वाला स्टेप आपने यहां पर परफॉर्म कर लिया। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोला कि अगर आपके पास MUT ग्रेटर देन MU है तो उस केस में क्या होगा, आपको एज ए जैसे आप डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करते थे उसी वे में आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब डबली रीइंफोर्स्ड बीम मतलब वहां पर आपको कंप्रेशन जोन में भी आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंप्रेशन स्टील आपको वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर, तो टेंशन जोन का मैंने बता दिया, ME1 से सेम जैसे आप केस नंबर 1 में आपने जैसे किया है, सेम आप ME1 से आपने क्या किया यहां पर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यहां पर देखना पड़ेगा कंप्रेशन जोन में आप जो टेंशन स्टील जो आप डाल रहे हैं, सॉरी कंप्रेशन जोन में आप जो स्टील रीइंफोर्समेंट आप डाल रहे हैं उसके लिए आप कौन सा इफेक्ट आप कंसीडर करेंगे। तो यहां पर
अगर मैं कंप्रेशन जोन की बात करूं, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, ASC, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन। AST हमने निकाल लिया इन द टेंशन जोन, अब हम निकालेंगे ASC। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर 2 में जहां पर हमने डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा वहां पर डबली रिइंफोर्स्ड बीम हमने कैसे डिजाइन किया था। चलिए, अब यहाँ पर ME1 हमने निकाल लिया, AST मतलब हमने टेंशन रिइंफोर्समेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए ME2 मैंने क्या बताया आपको, कि जो एडिशनल आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो बचा है, सिर्फ उसी के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट को हम डिजाइन करेंगे। एडिशनल आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है आपके पास, MUT माइनस MU। इसके लिए ही हम क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टील को डिजाइन करेंगे। तो कंप्रेशन स्टील की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.87 इंटू FY इंटू ASC। ये याद रखिएगा, ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होता है आपके पास, D माइनस D डैश। याद है ना कैसे करते हैं हम उसमें, डबली रिइंफोर्समेंट में ये आपके पास ऊपर में आपने डाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, D डैश, और ये क्या है आपके पास, ये कितना है आपके पास, दिस इज योर D। तो अगर मैं लीवर आर्म की बात करूं, लीवर आर्म कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर D माइनस D डैश। एंटायरली जो टॉपिक चल रहा है अभी स्टेप नंबर 3 में, वो मॉड्यूल नंबर 2 का चल रहा है, डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर का। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, यहां से आप ASC निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा वो, ME2 अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस D डैश। तो ये यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन। समझ में आया, केस 1 और केस 2 समझ में आया आपको। तो आपको यहाँ पर जब भी आप केस 1 और केस 2 निकाल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि आपके पास ये जो MUT है, ये MUT की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है। अगर MUT की वैल्यू कम है तो एज अ सिंगली रिइंफोर्स्ड आप डिज़ाइन कर दो, मतलब कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर केस नंबर 2 में MUT की वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा है, तो आप ME1 मतलब MU प्लस MUT के लिए तो आप डिज़ाइन कर लोगे टेंशन रिइंफोर्समेंट को। आपके पास जो एडिशनल मतलब ये जो डिफरेंस जो बचा बेंडिंग मोमेंट का, उस बेंडिंग मोमेंट के लिए आप क्या प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर एज अ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये AST क्या आ गया आपके पास, दिस इज योर टेंशन जोन में एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, और ASC क्या आ गया आपके पास, दिस इज योर कंप्रेशन जोन में इन एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। वहाँ पर लीवर आर्म कितना होता है, D माइनस D डैश का। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 में डबली रिइंफोर्स्ड बीम आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन में आपने जो मोमेंट रखा, बेंडिंग मोमेंट, वो कितना रखा, सिर्फ MUT माइनस MU का आपने डिफरेंस आपने जो है सिर्फ उसी को रखा है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या हो गया, डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए स्टेप नंबर 4 में आते हैं अपन। स्टेप नंबर 4 में आते हैं, इसमें आपके पास क्या करना है, हमें डिजाइन फॉर shear reinforcement करना है। डिजाइन फॉर shear reinforcement मतलब हम यहाँ पे क्या डिजाइन करेंगे, हम यहाँ पर स्टीरअप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसफर्स जो आपके पास रिइंफोर्समेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसके पहले स्टेप नंबर 3 मैंने आपको फ्लेक्चर के बारे में बात किया। फ्लेक्चर में हमने जो AST निकाला है ना, AST जो निकाला है हमने वहाँ पर मेन बार्स के बारे में बात की है। ठीक है, वहाँ पर मेन बार्स के बारे में बात की है, चाहे वो टेंशन जोन में हो चाहे वो कंप्रेशन जोन में हो, हमने वहाँ पर मेन बार्स के बारे में बात की है। अब अपन जो बात करेंगे वो आपका स्टीरअप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टीरअप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, अब ये वापस आ जाइए पूरा शेयर वाले कंसेप्ट में। शेयर में हम सबसे पहले क्या निकालते थे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालते थे हम, किसको बोलते थे हम, टाउ वी से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब यहां पर क्या होगा आपके पास, सिंस यहाँ पे टॉर्जन भी आ रहा है तो इसको भी हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा टाउ वी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VE अपॉन BD। जहां पर आपके पास VE की वैल्यू कितनी है, VU प्लस 1.6 TU अपॉन B। क्लियर, तो यहां से आप क्या करेंगे, टाउ VE आप निकाल लेंगे। इन एनी केस टाउ VE शुड नॉट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास, टाउ C मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाउ C मैक्स से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपने नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल लिया टाउ वी। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट के, एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट की। तो अगर मैं एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, एएसपी निकाल रहा हूँ। तो एएसपी का फॉर्मूला आईएस कोड ने गिवन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप आईएस कोड की बुक खोल लेना, वहाँ पर आपको गिवन होगा। तो हो जाएगा TU अपॉन SV अपॉन 0.87 FY D1 इंटू B1, ठीक है, प्लस VU इंटू SV अपॉन 0.87 FY D1 इंटू 2.5। अब बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, आईएस कोड में गिवन है, कोई वरी नहीं करना आपको। ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट का आपके पास क्या दिया है, आपको फॉर्मूला आपको बताया गया है, ठीक है। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं, स्पेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो स्पेसिंग आप यहां से निकाल लेना, कितना हो जाएगा ये 0.87 FY इंटू ASV इंटू D1 अपॉन VU अपॉन 2.5 प्लस TU अपॉन B1, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला था, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है आपके पास फॉर्मूला है, ये आपको आईएस कोड में आपको इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। वरी करने की जरूरत तब है जब अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, जैसे कि ईएस या फिर गेट के लिए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताया आरसीसी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पेपर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको कुछ चीज़ मेमोराइज नहीं करना है, आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चीज़ें बस क्या करना है, आपको बस समझ में आनी चाहिए कि हम किस बारे में बात करें। फ्लेक्चर के बारे में बात करें तो अल्टीमेटली मैं जो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालूंगा फ्लेक्चर से, वो कौन सा एयरफोर्स रीइंफोर्समेंट होता है, वो आपका ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट होता है कि वो आपके मेन बार्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं वो आपको मस्त आपको आईएस कोड मिलेगी, वो आपको लेके जाना है एग्जाम में, ओपन बुक रहेगा आईएस कोड के लिए, आप देखिए आपको आईएस कोड में जो जो सही लगता है आप उसका यूज़ करके आप पूरे एग्जाम को लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला भी याद करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि हमें कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी उस चीज़ को आपको याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर दी है, ये चीज़ वहाँ पर दी है, तो मैं उसकी हेल्प से मैं अपना पूरा जो मेरे पास जो आंसर है उसको मैं लिख के आ सकता हूँ। तो ये सब फॉर्मूलेज जो हैं जो अगर यूनिवर्सिटी लेवल में अभी जो कॉलेज में हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप गेट या ईएस में पढ़ रहे हो के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्पेसिंग निकालेंगे कहाँ से, अगर आप स्टीरअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टीरअप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको स्पेसिंग का फॉर्मूला जो रहेगा, हम पहले कैसे करते थे, 0.87 FY ASV D अपॉन VUS निकालते थे। वो VUS क्या होता था आपके पास, जो रीइंफोर्समेंट आपका शियर रीइंफोर्समेंट आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो ले रहा है, जो शियर फोर्स जो ले रहा है, बस हम उसके बारे में बात करते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास टॉर्शनल शियर भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों का इफेक्ट हम यहाँ पर कंबाइंड लेंगे, तो इसलिए VU और TU दोनों का इफेक्ट हमने यहाँ पर कंबाइंड ले लिया, क्लियर। तो ये क्या आपके पास स्पेसिंग है, किसके लिए, शियर रीइंफोर्समेंट के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक एडिशनल टर्म आ रहा है आपके पास, चलिए अपन सबसे पहले ASV की बात करते हैं। ASV जो है, ASV क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ लेग्स, अगर स्टीरअप्स में 2 लेग्ड 4 लेग्ड 8 लेग्ड, तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लेग्ड इंटू π/4, उसका डायमीटर कितना है उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं D1 की बात करूं, D1 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको D1 अच्छे से डायग्राम बता के समझाऊंगा। B1 भी आपको पता नहीं होगा B1 क्या है, मैं आपको B1 भी डायग्राम बना के समझाऊंगा, तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। V और TU आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मैं आपको पहले ही बताया था, बाकी सारी चीजें आपको पता है। FY की जो वैल्यू है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415, ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415, समझ में आया। तो ये था आपके पास सेकेंड वाला स्टेप शेयर के अंदर। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में। अगर मैं मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, ASV अपॉन B इंटू SV
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना ले देता हूँ 0.4 अपॉन 0.87 FY, लेकिन यहाँ पर 0.4 नहीं लेना, यहाँ पर हम कितना लेंगे टाउ VE माइनस टाउ C अपॉन 0.87 इंटू FY। क्लियर? यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस और जो टाउ सी की जो वैल्यू रहेगी वो दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। टाउ सी कहाँ से आता है? टाउ सी की वैल्यू आपको टेबल नंबर 19 से हम निकाले थे। टेबल नंबर 19 टाउ सी में आपको बताया था टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, एक आपका एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट पे, या फिर आप उसको बोल दो परसेंटेज ऑफ स्टील पे पीटी में। दूसरा आपके पास जो FCK की जो वैल्यू थी उस पर आपका डिपेंड करता है। मतलब आप टेबल नंबर 19 में जाओगे तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील पे रहेगा, साथ ही साथ M20, M25, M30 ये सब की पूरी की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी। तो आपको PT की वैल्यू आप देख लेना कितनी आ रही है, 0.15, 0.20, 0.25, 0.3, 0.35 जो भी वैल्यू आएगी आपके पास। PT मतलब क्या? PT आपका मतलब हो गया, PT परसेंटेज मतलब AST अपॉन BD। ठीक है, तो आपको यहाँ पे AST तो निकालना पड़ेगा। अब ये जो AST जो है, ये AST कौन सा वाला AST है? ये आपका अपने स्टेप नंबर 3 में जो आपने निकाला, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमने निकाला था ना AST, तो वो जो AST आपने निकाला स्टेप नंबर 3 में, वहां पर हमने किसका यूज किया था? हमने वहां पर M इक्विवेलेंट का यूज करके हमने वहां पर AST निकाला। MU का इक्विवेलेंट, MU के रेस्पेक्ट में हमने AST नहीं निकाला था, हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में AST निकाला था। तो आप जब AST निकालोगे स्टेप नंबर 3 में, आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? ME के रेस्पेक्ट में आप AST निकाल के जो भी आपके पास वैल्यू रहेगी, यहाँ पर आपके पास जैसे मान लीजिए M25 ग्रेड का आपके पास कॉन्क्रीट है और आपके पास PT की वैल्यू कितनी आई है? 0.25। तो आप क्या कर लेना, आप यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? टाउ सी। और टाउ VE कैसे निकाले हमने? टाउ VE हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में निकाला, VE अपॉन BD। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आज का लेक्चर, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में अगर आप पूरे के पूरे स्टेप्स को अगर आप लिखते आ रहे हैं ना, तो कोई चीज़ें आपके पास वो नहीं है। बस एक क्वेश्चन अगर हम अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप टाउ VE निकाल लिए, फिर उसके बाद स्पेसिंग निकाल लेना। स्पेसिंग निकालने के बाद आप मिनिमम क्या बोलते हैं यहाँ पर शियर रिइंफोर्समेंट भी आप निकाल लेना। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली जो स्पेसिंग आप निकालोगे, ये वाली जो स्पेसिंग, तो आप बेसिकली आप जो प्रोवाइड करोगे ना सेकंड और थर्ड में आपके पास जो स्पेसिंग है जो आई है आपके पास, वो दोनों की आप मिनिमम प्रोवाइड कर देना। ठीक है, जो मिनिमम जो स्पेसिंग आएगी वो वाली मिनिमम स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर देना। मतलब एक यहाँ से एक स्पेसिंग आएगी और एक ये वाली स्पेसिंग आएगी। मान लीजिए अगर ये आपके पास 200 mm है और मान लीजिए ये आपके पास क्या है 250 mm, तो आप कौन सी प्रोवाइड करेंगे? आप 250 और 200 mm में से आप 200 mm स्पेसिंग को आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, जो भी आप स्टीरअप्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो स्पेसिंग जो आपके पास रहेगी उस स्पेसिंग को आप क्या करेंगे? मिनिमम स्पेसिंग आप वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टेप नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट बोल दीजिए या फिर स्टीरअप्स बोल दीजिए। ठीक है, तो IS कोड ने इसका प्रोवाइड किया है, इसका जो प्रोविजन है, इट शुड बी नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड। सबसे पहला बोला आपके पास x1, दूसरा x1 प्लस y1/4 और थर्ड है आपके पास 300 mm। ये तीनों की आपके पास जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये तीनों में आपके पास जो मिनिमम वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को क्या करना चाहिए? वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसके पहले आपने D1 और B1 जो आपने बताया, D1 सेकेंड में B1 आपने स्पेसिंग में आपने जो यूज़ किया था फॉर्मूले में, सिमिलरली यहाँ पर आपने x1 y1 ये सब की वैल्यूज़ है क्या? तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये सारी वैल्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। x1 y1 d1 b1 अभी हमने पूरा जो स्टेप नंबर 5 में भी देखा, स्टेप नंबर 6 में भी जो हम देख रहे हैं इसकी वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम बना लेना क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बना लेना। ये क्या है आपके पास? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके पास ये शियर रिइंफोर्समेंट है। ये क्या है आपके पास? दिस इज योर शियर
रीइंफोर्समेंट, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेना इसको, दिस इज योर शियर रीइंफोर्समेंट। और शियर रीइंफोर्समेंट मतलब स्टिरअप्स की बात कर रहा हूं, और यहां पर क्या लगा आपके पास, दिस इज योर मेन बार्स, ये क्या आपके पास, दिस इज योर मेन बार्स, ये टेंशन साइड में, ये क्या आपके पास कंप्रेशन साइड में, क्लियर है। चलिए ये क्या आपके पास, दिस इज रेड वाला जो है वो क्या आपके पास स्टिरअप्स, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रेड क्या है आपके पास, दिस इज योर स्टिरअप्स, और ग्रीन से जो मैंने बनाया है वो क्या आपके पास मेन बार, ग्रीन क्या है आपके पास मेन बार्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये क्या है मेरे पास, मैं इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं, तो चलिए ओवरऑल डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरा सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक क्या है मेरे पास ओवरऑल डेप्थ। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ कहां से कहां तक हो जाएगा, सबसे राइट मोस्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा आपके पास विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि D1 और B1 आप शो करके बताइए, तो D1 कहां से कहां तक है, D1 आपका ये जो आपके पास जो मेन आपके पास जो रीइंफोर्समेंट है, D1 आपका क्या है, जो मेन रीइंफोर्समेंट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज योर D1, ठीक है। और B1 की अगर मैं बात करूं तो वही मेन रीइंफोर्समेंट का सेंटर टू सेंटर इन द विड्थ वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज योर B1। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, B1 एंड D1 ये क्या है आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार्स इन द डेप्थ एंड विड्थ, इन द डेप्थ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द डेप्थ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि x1 और y1, x1 कहां से आपका ये जो शियर रीइंफोर्समेंट है ना रेड वाला, उसके सेंटर से, शियर रीइंफोर्समेंट के सेंटर से, सिमिलरली नीचे में शियर रीइंफोर्समेंट के सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, दिस इज योर x1 नहीं है सॉरी, दिस इज योर y1, दिस इज योर y1। और अगर मैं x1 की बात करूंगा तो ये जो शियर रीइंफोर्समेंट का रेड के जो सेंटर से आपके पास जो आएगा, सिमिलरली ये वाला जो रेड के जो सेंटर से आपके पास जो आएगा दैट विल बी योर x1, दैट विल बी योर x1। इसलिए मैं बोला था डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरा डायग्राम उतना अच्छे से बना नहीं है, ठीक है। ये जो रेड वाला जो है उसके सेंटर से आपके पास जो डिस्टेंस आ रही है, रेड मतलब उसके सेंटर से आपके पास जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है आपके पास x1 और y1 है। तो अगर मैं B1 और D1, एक मिनट यहाँ पर D1 और B1 कर दो, डेप्थ और विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये क्या है D1 एंड B1। सिमिलरली Y1 एंड x1 की अगर मैं बात करूँ, y1 और x1 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है, ऑफ स्टीरअप्स बार इन द डेप्थ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर मेन बार की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा आपके पास, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये कौन सा आपके पास ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ। और मैं स्टीरअप्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रेड वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आपके पास रेड वाला जो है इसके सेंटर, ये रेड वाले के सेंटर से आपके पास जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या हो जाएगा आपके पास y1 और x1। सिमिलरली ग्रीन वाले के सेंटर से जो आ रहा है वो क्या आपके पास D1 और B1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, D1 और B1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, मैं यहाँ पर एज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरा जो मेन बार्स है, मेरे जो मेन बार्स हैं उसको मैं डायमीटर बोल रहा हूँ phi 1 से डिनोट कर रहा हूँ, और मेरा जो स्टीरअप्स है उसके डायमीटर को मैं phi 2 से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेन बार्स के रिइंफोर्समेंट के डायमीटर को phi 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टीरअप्स के डायमीटर रिइंफोर्समेंट के डायमीटर को मैं phi 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए
D1 और B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए अगर मैं D1 की बात करूं, इसकी बात करूं, D1 की बात करूं, मतलब मेन बार के सेंटर टू सेंटर। इसको ना आप ऐसे मत समझिए, आप अच्छे से ना पहले डायग्राम बना लीजिए और एक एक चीज़ को जो मैं बताते जा रहा हूँ पहले उसको नोट करिएगा, फिर उसके बाद कंप्लीट डायग्राम वर्क करिएगा। ऐसा नहीं करिए कि पहले आप एक डायग्राम बनाए, D1 B1 भी वहीं पर डिनोट कर दिए, फिर X1 Y1 भी डिनोट कर दिए, फिर उसके बाद आप पूरा लिखें। वैसा मत करिए, अभी पहले समझ लीजिए, एक एक चीज़ पहले लिखेगा और उसी चीज़ को आप स्पेसिफाई करते जाएगा डायग्राम में, तो इजीली समझ में आ जाएगा। D1 क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल ओवरऑल डेप्थ, टोटल क्या हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ माइनस ये दोनों आपके पास जो क्लियर कवर आ रहे हैं, मतलब रेड के ऊपर से, सिमिलरली नीचे भी रेड के ऊपर से 2 इंटू क्लियर कवर जो आपके पास आ रहे हैं अपर साइड और लोअर साइड, वो दोनों को मैंने माइनस कर दिया। मतलब अभी मैं कहां पर आ गया, रेड वाले पोर्शन के टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक अब मैं वहां पर पहुंच गया हूं। माइनस अब मैं क्या करूंगा, दोनों शेयर स्टीरअप्स के डायमीटर को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, दोनों रेड वाले पोर्शन को माइनस कर दूंगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 को भी मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ग्रीन टू ग्रीन निकालना है। अब देखिए सेंटर टू सेंटर ग्रीन टू ग्रीन निकालना है, मतलब नीचे वाला हाफ और ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला हाफ डायमीटर और ऊपर वाला हाफ डायमीटर, मतलब 5 का कितना हो जाएगा, नीचे और ऊपर का हाफ ऑफ कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, डायमीटर हम कहाँ गए माइनस कर लेंगे, ग्रीन वाला, मतलब मेन बार्स का हम वहां पर माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं विड्थ की बात करूं B1 की, तो टोटल मेरी ओवरऑल विड्थ कितनी है, कैपिटल B, विड्थ माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्लियर कवर, माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्लियर कवर। तो अब रेड के एकदम लेफ्ट और एकदम राइट तक मैं आ गया हूं, माइनस क्या करूंगा, दोनों रेड वाले को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, -2 5 अब बचा गया ग्रीन के सेंटर टू सेंटर, मतलब लेफ्ट वाला ग्रीन का हाफ और राइट वाले ग्रीन का हाफ को भी मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, तो माइनस क्या कर दूंगा, -5 मैं यहां पर कर दिया। ठीक है, बस आप एक बार डायग्राम अच्छे से बना लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर कवर क्या होता है आपके पास, क्लियर कवर आपके पास एकदम नीचे वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, मतलब रेड के इंक्लूड भी नहीं किया मैं, रेड के जस्ट नीचे पे हूं, वो वाली डिस्टेंस होती है। सिमिलरली क्लियर कवर, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपके पास, क्लियर कवर होगी। तो B1 और D1 आपको समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं X1 और Y1 की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं Y1 और X1 की बात करूं, तो Y1 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए Y1 कहां से आपका, रेड के हाफ से, सिमिलरली यहां पर भी रेड के हाफ से, तो टोटल ओवरऑल डेप्थ D माइनस दोनों के क्लियर कवर को मैंने माइनस कर दिया, तो मैं रेड तक पहुंच गया, -2 इंटू क्लियर कवर किया मैंने, तो मैं अब कहां गया, रेड के टॉप मोस्ट और रेड के बॉटम मोस्ट तक आ गया हूं। अब मुझे कहां तक चाहिए, इसका हाफ और इसका हाफ, रेड का हाफ ऑफ चाहिए, तो ऊपर का लेफ्ट रेड का हाफ और नीचे का रेड का हाफ अगर मैं हटा दूं तो कितना हो जाएगा, स्टीरअप्स का मैं ऊपर का 5/2 और नीचे का 5/2 हटा दूं, तो दोनों को अगर मैं हटाया तो सिर्फ एक क्या हो जाएगा, 5/2 हट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं X1 की बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, B-2 क्लियर कवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, माइनस कितना हो जाएगा, ये 5/2। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेना तो आपको जो मैं लिखा हूं वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, बस आप ये याद रखना, D1 और B1 क्या है आपके पास, ये आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है किसकी, मेन बार्स की, अलोंग द विड्थ और अलोंग द डेप्थ और विड्थ। Y1 और X1 के आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, बट मेन बार्स की नहीं, किसकी, स्टीरअप्स वाले की, अलोंग द डेप्थ एंड विड्थ। बाकी आप क्या कर लेंगे, वो वाली वैल्यूज आप इजीली निकाल लेंगे। समझ में आया। तो ये क्या था आपके पास, मैक्सिमम स्पेसिंग था इन एनी कंडीशन। आप जो स्पेसिंग आप जो स्टेप नंबर 4 में निकाले हैं स्टीरअप्स की, इन एनी कंडीशन ये वाले वैल्यूज जो आपका जो मिनिमम जो आएगा, मान लीजिए इसका 300 आया, इसका 400 आया, मान लीजिए इसका 350 आया, इसका 450 आया, और ये कितना आपका 300, तो ये तीनों में आपके पास मिनिमम क्या हो जाएगा, 350, 450 और 300, मिनिमम क्या आपके पास 300। तो आपके पास इन एनी केस 300 से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। भले ही हो सकता है स्टेप नंबर 4 में आपके पास स्पेसिंग कितनी आई, 350 आ गई, तो लेकिन आप यहाँ पर वो वाली मिनिमम स्पेसिंग को आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप कितनी प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पर 300 ही प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया ये चीज़। स्टेप नंबर 5 समझ में आया। तो ये स्टेप नंबर 5 था। लास्ट जो है
वो है आपके पास स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है हमें, साइड फेस रीइंफोर्समेंट में क्या बारे में आपको समझाया था मैं, साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या करता है आपका, इट प्रिवेंट्स द बकलिंग ऑफ द स्टिरअप्स। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द बकलिंग ऑफ द स्टिरअप्स। तो यहां अगर बात करूं तो ये कितना है आपके पास, ये क्रॉस सेक्शन था आपके पास, ये क्या है, ये स्टिरअप है, ये क्या है आपके पास, स्टिरअप है। यहां पर अगर मैं मेन बार अगर मैं लगाया तो ये क्या है आपके पास, दिस इज योर मेन बार्स। साथ ही साथ क्या करूंगा मैं यहाँ पर साइड में भी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा। तो ये दोनों क्या है आपके पास, दिस एंड दिस, दिस इज योर रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक, नहीं तो एरिया मत लिखिए, इसको आप लिख लीजिए साइड रीइंफोर्समेंट, इसको आप लिख लीजिए, ये क्या आपके पास, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इसके पीछे क्लॉज है, क्लॉज क्या आपको कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट आप कब प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला है, इट शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन, इट शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ is greater than depth of beam is greater than 750 mm subjected to no torsion, subjected to no torsion। मतलब आपके पास टॉर्जन भले नहीं भी आ रहा हो, टॉर्जन भले नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आपके पास जो डेप्थ है वो कितनी है आपके पास, 750 से ज्यादा है, तो भी आप क्या करेंगे, साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सेकेंड केस में आपके पास डेप्थ ऑफ बीम इज ग्रेटर देन 450 mm, 450 mm प्लस सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। मतलब आपके पास डेप्थ कितना है आपके पास, 450 mm से ज्यादा भी है और वहां पर टॉर्जन भी आ रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, साइड फेस रीइंफोर्समेंट आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे। और इसका एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जो होता है, एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो होता है दैट इज योर 0.1% ऑफ वेब एरिया, दैट इज योर 0.1% ऑफ वेब एरिया। मतलब अगर मैं ASF की बात करूं, तो अगर मैं ASF की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0.1/100 इंटू B इंटू डी। ठीक है, इंटू बी इंटू डी। और ये आपके पास कैसे ये होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये लेफ्ट और राइट में। ठीक है, जो भी आप ASF निकालोगे तो ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब दिस विल बी ASF/2 एंड दिस विल ऑल्सो बी ASF/2। समझ में आया। तो ये था आपके पास एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो टोटल मैंने आपको 6 स्टेप में आपको समझाया कि टॉर्जन का इफेक्ट जब भी आएगा तो आप पूरे बीम को जो आप डिजाइन करोगे कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप था आपके पास जो शियर फोर्स आप जो लोगे वहां पर क्या लोगे आप, इक्विवेलेंट शियर फोर्स लोगे, जिसमें आप टॉर्जन के इफेक्ट को भी आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। सेकंड वाला स्टेप क्या था हमारे पास, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। मतलब वो वाला बेंडिंग मोमेंट लोगे जिसमें आपके पास बेंडिंग मोमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन आएगा। वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम वहां पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या किया था हमने, वहां पर एनालिसिस किया था हमने, टोटल डिजाइन किया था किसको लेके, फ्लेक्सर को लेके। स्टेप नंबर 4 में टोटल डिजाइन हमने किसको लेके किया था, वहां पर हमने स्टेप नंबर 4 में डिजाइन हमने किया था शियर रिइंफोर्समेंट के लिए, मतलब वहां पर स्टीरअप्स हमने डिजाइन किया था। स्टेप नंबर 5 में क्या किया था हमने, मैक्सिमम स्पेसिंग को भी चेक किया था। यहां पर हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, D1, B1, X1 और Y1। और स्टेप नंबर 6 में अगर आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कब प्रोवाइड करना है, जब आपके पास डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm है, नहीं तो फिर आपके पास डेप्थ क्या है आपके पास ग्रेटर देन 450 mm है, साथ ही साथ क्या आ रहा है उसमें टॉर्जन आ रहा है, तो आप यहाँ पर साइड फेस रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.1% ऑफ B इंटू डी। क्लियर है। तो ये था आपके पास डिजाइन ऑफ बीम इन द टॉर्जन। कंप्लीट डिजाइन बता दिया मैंने।
सारे के सारे जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स है सब डिस्कस कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेंगे पूरे मॉड्यूल का, ठीक है। मॉड्यूल के अपन क्वेश्चंस देख लेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।